प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा, राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोले ब्रिजेश दुबे। साथियों, इस समय हमारे सामने ब्रिजेश दुबे जी हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति के बारे में। आप नगर पंचायत ढकवा में हैं इस समय, ये बताइए कि प्रधानी के समय और नगर पंचायत बनने के बाद ढकवा की स्थिति में क्या बदलाव है? सर्वप्रथम तो आप दोनों का बहुत बहुत बधाई। इस क्षेत्र में आप दोनों को आने से यहाँ के जो भी पीड़ित परेशान लोग हैं उनको भी न्याय के दरवाजे तक आप दोनों ने पहुँचाया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। रही बात आपके प्रश्न की, तो जिस उद्देश्य से नगर पालिका ढकवा का निर्माण या स्थापना की गई थी, ये नगर पालिका पूरी तरह से उससे दिशा से पूरी उलट भटक गई है। जब भी देखिए परेशानियों का दौर, समस्याओं का दौर, धरनों का दौर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। उसके लिए एक लाइन मैं कह दूं आपसे कि जो आप अपने हक में इतनी सफाई देते हैं, उनसे जाके कह दो हम लोगों को सब सुनाई देते हैं। बार बार ये कहना, अच्छा एक स्टंट सबसे बड़ा ये समाज में है, किसी के ऊपर, किसी व्यवस्था पर, किसी गलत कार्यों पर अगर कोई चोट करता है, उन मुद्दों को लोग जाति से जोड़ देते हैं। जातीय मुद्दों पर समाज में जो सबसे बड़ी कठिन स्थिति इस समय चल रही है, समाज बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। अच्छा, अगर हम उस पर कुछ कह दें, टिप्पणी भी कर दें, तो हमारे लोगों के लिए एक शब्द मनुवादिता लोगों ने ढूंढ कर रख दिया है। संविधान निर्माताओं ने उसको, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन समाज के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जिनको मनुवादिता के बारे में भी नहीं पता है, पता नहीं वो मनुस्मृति पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस पर टिप्पणी उनकी सबसे पहले आती है। और अगर उनके गिरेबान में झांक कर देखेंगे आप, उनसे ये पूछेंगे आप कि ठीक है, जिस समुदाय की, जिस कम्युनिटी का नेतृत्व आप कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है, तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। उन मुद्दों पर जाने से पहले जो आप नगर पंचायत ढकवा की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर नगर पालिका का गठन हुआ, चुनाव हुआ, सपा से त्यागी जी जीतकर चुनाव आए और नगर पालिका के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। जब से कार्यभार ग्रहण किया, सभासद, नगर पालिका के अध्यक्ष, ईओ, अब किन पर विश्वास किया जाए, कौन सही है कौन गलत है, ये तो जांच का विषय वस्तु है। लेकिन जनता इन लोगों के बीच पूरी तरह से पिस रही है। अभी बूंदाबांदी का ही दौर शुरू हुआ कि नगर पालिका के गांव पूरी तरह से एकदम जैसे लगा कि जनसंख्या की वजह से पूरा गांव डूबने के कगार पर है। व्यवस्था पे पूरी तरह चरमरा गई। अगर बारिश जब अपने चरम पर होगी, प्रारंभ होगी, तब इस नगर पालिका की क्या दशा होगी। जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं, वो भी निर्माण कार्य, अभी मैं कल एक रास्ते से गुजर रहा था जो सोनपुरा वार्ड नंबर 13 में पड़ता है, अभी चंद दिनों बने हुआ है, पता नहीं उसके पैसे का भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बताइए, जनता काम नहीं हो पाया। देखिए, बहुत से सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा या आम जनता के बीच में मुद्दों की वानगी पर, तो आप विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है क्षेत्र में, आवागमन के साधन के लिए सबसे बड़ी अव्यवस्था इस नगर पंचायत के हर वार्ड में मैं जाता हूं। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं और नेशनल हाईवे 731 पर एक विद्यालय भी संचालित होता है हमारा। इस उद्देश्य से हर अभिभावकों को दरवाजे पर जाने का सौभाग्य मुझे मिलता है और हर दरवाजे पर जाने के बाद लगभग जनमानस की यही आवाज आती है कि रास्ते की सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका का जो उद्देश्य है, जो विस्तार है, जो उद्देश्य के कारण नगर पालिका का गठन हुआ है, ये नगर पालिका किसी भी एक मुद्दे पर अभी तक जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मैं तो इस बात पर खोल के कह दूं कि इससे बेहतर तो ग्राम प्रधान का ही कार्यकाल रहा है। कम से कम लोगों के कहने पर 2 ट्राली 1 ट्राली मिट्टी पर जाया करती थी, अब वो भी व्यवस्था इन लोगों के हाथों से निकल गई है। शायद
एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में या लूट खसोट करने में, अपनों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने में, या राजनीतिक मजबूरी चाहे जो भी कह लीजिए, अब वो जनता इसका हिसाब लेगी आने वाले चुनाव में। अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना आप बेमानी होगी। देखिए, रही बात गौशाला की, अब इस मुद्दों को आप बहुत दूर तक ले जाएं, कुछ चीजों पर हम अपना फोकस डालेंगे। नगर पालिका तक ही चीजों को सीमित करना बेईमानी होगा। सरकार द्वारा जो भी पहल, क्योंकि उसमें किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसी बन के तैयार है, नहीं बन के तैयार है, बन के तैयार है, और वहां पर जो भी अव्यवस्थाएं हैं बन के तैयार है। हमें अभी सुनने में आया था कि उद्घाटन के पहले वो टूट फूट भी गया था। तो निर्माण का तो ये आलम है कि यहीं बगल जौनपुर जनपद में आज के 500 साल पहले बना हुआ पुल आज तक चल रहा है, जो शेरशाह सूरी के समय का बना हुआ है। इलाहाबाद का नैनी का ब्रिज 1904 में बना हुआ है, जो अब तक दौड़ रहा है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, बड़ा दुर्भाग्य है ये, जब से देश आजाद हुआ, जब से पुलों का निर्माण हमारे देश के इंजीनियर कर रहे हैं, तब से पता लगा कि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, उसके पहले पुल टूट जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? ईमानदारी तब थी, ईमानदारी अब है। ईमानदारी का चोला पहनकर, लिबास पहनने से कोई अगर अपने को कह दे कि हम बड़े ईमानदार हैं, तो उस चीज को लोग कहां देखते, सतह पर देखेंगे ना, ईमानदारी कहां है? गर्मी पर वॉशरूम तक नहीं महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए। भाई, आप लोग भारत में मौसम के अनुसार ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। शीत ऋतु हो, बसंत ऋतु हो और वर्षा का काल हो। इन तीनों कालखंडों में हमको तो नगर पालिका से कभी गांव की तरफ बारिश के समय में ना मच्छरों के लिए किसी दवा का उपयोग दिखाई दिया, गर्मी के लिए दिनों में धूल के लिए स्प्रिंकलर मेथड जो व्यवस्थित है उसकी भी कार्य योजना कहीं नहीं दिखाई दी। ठंडी के दिनों में अलाव की जो व्यवस्था, लकड़ी का भुगतान चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अपने चहेतों के अलावा कहीं ऐसी जगह पर व्यवस्था नहीं हुई है जहां गरीबों के लिए उनके अलाव की व्यवस्था हो। सड़क पर अलाव जला देने से, सड़क पर सारी व्यवस्थाओं से गांव में देश बस रहा है। समाज, किसान, गरीब, बहू बेटियां, ये आज भी गांव में है। आंकड़ों को उठा के देखिए, 70% आबादी आज भी गांव में है। गांव में कहीं अलाव जला हो, कहीं मच्छर के लिए व्यवस्था कही गई हो, जहां पानी का जल जमाव हो, कहीं पर इनके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा छिड़काव किया गया हो, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हुई हो। ये जा रहे हैं ना, पैसा तो निकल रहा है, बजट तो बहुत खारिज हो रहा है। भाई, दावे तो, ये तो नगर पालिका है, दावे तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक होते हैं। दावों का आप क्या करेंगे? 5 साल के अंदर 4 ईओ 5 ईओ बदले जा चुके हैं, इसके बारे में क्या करें? 2 एसडीएम चालू हुई है, 2 ईओ, 1 ईओ के ऊपर कार्रवाई। भाई, ये पहली नगर पंचायत शायद होगी इस उत्तर प्रदेश में जिसके कार्यकाल में 3 ही साल में। अब इस पर तो बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। एक लाइन मैं कह दूं, उस पर अगर आप मीडिया बंधु हैं समझ जाएं, तो मैंने महबूब को अपनी नजरों से देखा, मैंने महबूब को अपनी नजरों से देखा, शायद महबूब मेरी नजरों के काबिल नहीं है। बस आप इसी में समझ लीजिए, ईओ का बदलना। जिससे यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, अब मैंने कहा क्या, चूंकि मैं ऐसे पेशे से जुड़ा हूं कि मैं बहुत कुछ उस पर नहीं कह सकता हूं, बस समझने वाले के लिए इशारा काफी है। दुर्भाग्य है, बिल्कुल। किसी कार्य योजना को बनाने के लिए अगर कोई देर तक अधिकारी यहाँ पर रहेगा, यहाँ की समस्याओं को जानेगा, फिर उस पर वो एक्शन रिएक्शन जो भी होगा लेगा। पता लगा कि उसको आने में अभी देर नहीं लगी, कि सुबह होते होते वो कहीं दूसरी जगह चला गया। तो ये अब शासन प्रशासन जाने, यहाँ के लोग जाने। कुछ लोग पहले आवाज उठाए थे इसके खिलाफ, लेकिन साहब बड़ा दुर्भाग्य है। अब आपने कहा कि कुछ लोगों ने, मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमएससी कर रहा था, उस समय हमारे एचओडी थे डॉक्टर दीनानाथ शुक्ला। तो उनकी एक लाइन मुझे अब भी जेहन में याद रहती है। उन्होंने कहा कि आप पढ़िए लिखिए, आप लोग कुछ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। नेताओं के, पॉलिटिशियन के अगल बगल सबसे पहले कौन पहुंचता है? जो दिन भर किसी न किसी कारणवश चौराहे पर हैं, आवाज वही उठा रहे हैं।
और उनको जो अच्छे लोग हैं, जिनको काम करना चाहिए, जिनको समाज की मुद्दों को लेकर मुखर होना चाहिए, वो इस बात पर सो जाते हैं कि हमारा क्या काम है, काम करने वाले करेंगे। इसीलिए आज धीरे धीरे उत्तरोत्तर देश की दशा दिशा यहाँ तक नीचे नीचे धीरे धीरे गर्त में जाती रही है। और आवाज उठाते हैं, वो आवाज उठाने वाले हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद कोई अमृत आ जाता होगा, उनकी आवाज दब जाती है, या अमृत पी लेते होंगे, आवाज सूख जाती होगी, या जांच से शासन प्रशासन के संतुष्ट हो जाते होंगे, या एक व्यवस्था जो अंदर खाने से चलती है उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट में आ जाते होंगे। हमको तो अपनी नजरों में कभी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं दिख रही है। बाकी आवाज उठाने वाले जाने। नगर पालिका का जब भवन बना तब से लेकर आज तक आवाज ही उठ रही है। जांच का मुद्दा उठता है, समाज का मुद्दा उठता है, विकास का मुद्दा उठता है। मुद्दे उठाने से थोड़ी होते, सतह पर पटल पर चलिए। तो इस मैटर पर वर्तमान विधायक पट्टी विधानसभा के राम सिंह पटेल से बात की गई जी। उन्होंने कहा कि मैं गौशाला को लेकर मैं बात करूंगा जी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। देखिए भी नहीं बोलते हैं। अब फिर मैं अपनी बातों से बधा हूं। राम सिंह विधायक जी हैं या ईटीसी जो भी विधायक हों, ये लोग एक्सीडेंटल विधायक हैं। एक्सीडेंटल बात उठाना किसी मुद्दों को लेकर पट्टी विधानसभा में कभी भी, ये तो शायद उनका दूसरा कार्यकाल है। एक बार इसके पहले वाले के पहले कार्यकाल में राम सिंह जी रह चुके हैं माननीय विधायक जी। जो भी नेतृत्व करता है, यही नहीं, अभी अब आप सोच लीजिए कि वेस्ट बंगाल में अभी हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो कुछ हम अब कहें जाने दीजिए, वहां से बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको ले जाते हैं, उसी इशारों में हमारे समाज की जनता समझ लेगी। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, ममता जी की सरकार वहां पदच्युत हुई, शुभेंदु अधिकारी जी वहां मुख्यमंत्री हुए। अभी तक उनके कार्यकाल में उनके साथ रहने वाले सांसद, उनके साथ रहने वाले विधायक, चंद रातों में उनकी मानसिकता या उनकी सोच बदल गई। अब वो देश के साथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अभी भी देश के साथ खड़े थे वो लोग? जब नेताओं की ऐसी कार्यवृत्ति है, ऐसी सोच है कि समय के साथ करवट बदल ले रहे हैं। अब हम तो अब उतनी तल्ख भाषा नहीं बोल सकते हैं, उनसे बेहतर तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। नहीं, अब वो चीजें हम नहीं कहेंगे। ये जनता जागरूक है, जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती है कि पॉलिटिशियन, अब कितना आप सोचेंगे विकास की, लोग जातिवाद पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं समाज में। अपर कास्ट, बैकवर्ड, एससी, माइनॉरिटी, हमें लगता है देश की राजनीति 1947 पे इसी से चलती चली आ रही है और आगे भी इसी पर बढ़ रही है। अब तो हर जात का लोग व्यक्ति अपनी जात का मुख्यमंत्री चाहता है, अपनी जात का विधायक चाहता है, अपनी जात का सांसद चाहता है, और तो और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है अपनी जात का दहबंद व्यक्ति चाहता है, जो गुंडा हो, जो मवाली हो, जो लोगों का कत्ल किया हो। ऐसे लोगों के लोग साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ये चुनकर सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, ऐसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए किसी बेहतरी की बात करेंगे, तो ये नाउम्मीद है, ये बेईमानी है, ये सरासरा अन्याय है। और ये देश के साथ लोग जो सत्ता में सुशोभित कर रहे हैं, कहने के वादे चाहे जो करें, हम यहीं बगल के लोगों की गिनती करा दें। हम बचपन से देखते आए हैं, कई बार पट्टी विधानसभा का नेतृत्व माननीय मोती सिंह जी कर चुके हैं, उसके बगल में रानीगंज में शिवाकांत ओझा जी कर चुके हैं, अमरगढ़ में एक बीच में ग्राम था गधियावा, वहां से माननीय राजाराम पांडे जी नेतृत्व कर चुके हैं। इसके बगल में बाल कुमार पटेल का परिवार, जिनके राम सिंह पटेल जी समय नेतृत्व कर रहे हैं, रमाकांत उमाकांत आजमगढ़ में नेतृत्व कर चुके हैं। इन लोगों ने नेतृत्व करने के बाद उससे बड़े सांसद महोदय धनंजय सिंह जी हैं जौनपुर में। इन लोगों में से किसी व्यक्ति को आप बता दीजिए कि जिन्होंने मौका पाने पर, चाहे अपनी जाति का, अपने परिवार का, अपने बगल के किसी भी लोगों को नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका दिया हो।
सारे लोगों ने अगर मौका मिला तो अपने पुत्रों को, अपनी बहुओं को, अपने भतीजों को, जितने लोगों को मैं कह रहा हूँ राजनीति उठा के देख लीजिए, ऐसे लोगों के लिए मौका मिले तो आप उनके विकास की बातों पर उनसे प्रश्न पूछिए, उनके किए कामों पर उनको प्रोत्साहित करिए, लेकिन मुद्दों पर उनसे आप पूछिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है। और इसके बाद समाज में एक सूत्री कार्यक्रम की जातीयता, उन्माद, वैमनस्य, इन्हीं चीजों को फैलाकर समाज में जनता आपस में लड़ रही है और पॉलिटिशियन अपने आप में मजा ले रहे हैं। ये बताइए कि अभी यूजीसी का मुद्दा बहुत जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है जी, और सामने 2027 का चुनाव है जी, इसे लेकर सवर्ण काफी नाराज है जी, भारतीय जनता पार्टी जी, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी सांसद इस मुद्दे पर सवर्णों के साथ खड़ा होता मुझे तो नहीं दिखा। देखिए, सवर्णों के साथ इसी मुद्दे पर नहीं, जब से देश आजाद हुआ है सन 47 से लेकर आज तक, जब से पहले सदन की कार्रवाई हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, मैं इस बात को खुले मंच से बेबाकी से कहता हूं, एक भी सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल में, शून्यकाल में, तारांकित प्रश्न में कहीं भी कोई ला के दे दे कि किसी सांसद ने किसी प्रधानमंत्री ने कभी इस मुद्दे को उठाया हो कि सवर्णों में लोग गरीब हैं, सवर्ण भी परेशान हैं, उनको भी आर्थिक सहायता की जरूरत है। यहां तो हमें यह लगता है कि इस देश में अब सवर्ण होना ही अपने आप में अपराध हो गया है, अपने आप में अपराध हो गया है। कहीं मीडिया पर कोई बहन बेटी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री वाले ठाकुरों को इस कदर बदनाम कर दिए कि ठाकुर समाज में विलेन के रूप में देखा जाने लगा। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, नौटंकी यहाँ का वो है, और इस नौटंकी को ज्यादा करने वाले दलित समुदाय के लोग हैं, प्रस्तुत करते हैं मंचों पर। और कितने आप मीडिया से जुड़े हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, लोग उनको अपने यहां ले भी जाते हैं, रात भर उनके नृत्य को देखते भी हैं, उस नृत्य में क्या उसका सारांश होता है वो भी लोग जानते हैं। मंत्री राजा उनको कोरे से मारना, जात समुदाय विशेष का ठाकुरों का उसमें जिक्र करना, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ठाकुर ने किसी को गोली मार दिया हो। यहां तक कि बुक करके ले जाते हैं, सुबह उठ के पैसा भी देते हैं, लेकिन बदनाम करना, कहना, समाज में एक विभत्स चेहरा दिखाना, लगभग पिक्चर चाहे पिक्चर चाहे जो हो विलेन ठाकुरों को दिखा देना, इस पर खुद ठाकुर समुदाय के जो सांसद हैं कभी नहीं विरोध किए। तो उनसे उम्मीद अगर अपर कास्ट करता है तो ये तो बेमानी है, ये बेमानी, सरासर बेमानी है। वो एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, मुझसे उनसे कोई अनबन नहीं है, मुझसे उनसे कोई अनबन नहीं है, पर पहले जैसा अब मन नहीं है। हम अपनी उलझनों को सुलझाने में लगा हूं, उनको लेकर मुझे कोई उलझन नहीं है। तो उनको लेकर कोई उलझन नहीं है, क्यों? क्योंकि न उन्होंने कभी हम लोगों के लिए कुछ किया था, न किया है, न भविष्य में उनसे उम्मीदें हैं। रही बात माननीय जो सरकार चल रही है योगी जी, सवर्णों का तो हाल ये हो गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उधर जाए तो उधर मारे जा रहे हैं। जो विपक्ष है, जिनको कभी कभी आशा भरी निगाहों से हम लोग देखते हैं कि हो सकता है निजाम बदले, हुकूमत बदले, हम लोग वहां चले जाएं, तो उधर देखने पर चेहरे और भी बस नजर आते हैं, मतलब हर तरफ खाई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब उत्तर भारत का जो बेल्ट है, यहाँ का सवर्ण अपने को असहाय महसूस करता है। वे किसी भी साथ को जाने के लिए वो सबको छोड़ने को तैयार है। जैसे एक राजनीति का जो इस समय चल रहा है,
पीडीए है, जनरल है, माइनॉरिटी है, जिस तरीके से माइनॉरिटी पूरे देश में वोटिंग का पैटर्न चल रही है, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस के साथ है, महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार के साथ है, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ है, यूपी में अखिलेश यादव के साथ है, उड़ी वहां असम में बैरुद्दीन तैयब जी के साथ है। कहाँ है राष्ट्रवादिता? और स्वार्थ के हिसाब से राजनीति चल रही है और इसी को दिखाकर बीजेपी भरपूर फायदा ले रही है। बीजेपी इसी को दिखाकर सत्ता में आ जाती है और आने के बाद यूजीसी जैसे कानून की न समाज में डिमांड थी और न उसकी कोई जरूरत थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, समाज को विभक्त करने की रणनीति थी और उसमें ये पार्टी हर समय कामयाब रहती है क्योंकि उसके पास इतने बड़े थिंक थैट हैं, इतने बड़े चिंतक हैं। वो समाज में किस तरीके का कहाँ विरोधाभास पैदा करके राजनीति चलना है ये बीजेपी वालों को अच्छे तरीके से आता है। चलिए हम लोग बात करते करते देश की राजनीति चले गए, थोड़ा हम फिर अपनी उसी जगह पे आते हैं जहाँ है तो कहते हैं यहाँ का कुछ नहीं, यहाँ का नहीं, कहीं भी किसी समाज का कुछ नहीं होगा जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेंगे। लोग जब वोट को, अपने मतदान को जो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में दिया गया है, 70 रुपए के देसी शराब पर, 5 किलो के गेहूं और चावल पर, जब तक इस तरीके के पैटर्न पर वोट देते रहेंगे न देश का कुछ होगा और न उन लोगों का कुछ होगा। और जब तक जाति के नाम पर वोट करेंगे, जब तक क्षेत्र के नाम पर वोट करेंगे, भाषा के नाम पर वोट करेंगे, तब धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे आप पिसते रहेंगे। आपसे लेखपाल जमीन नापने का 1000 लेगा तो यशो थाना FIR करने का 5000 लेगा। जब तक आप अपने मुद्दों के लिए मुखर होकर नहीं लड़ेंगे तब तक इसी तरीके से जैसे पिस रहे हैं ऐसे आप पिसते रहेंगे। अभी हमने अपने इंटरव्यू में ही कहा कि शाहजहां और शेरशाह सूरी के जमाने का पुल बनाया हुआ चल रहा है, यहाँ का ये नचाई का बनाया हुआ नाला 1 साल में टूट गया, तो नगर पालिका का नाला अगर 2 दिन में टूट जाए तो इसमें कुछ बेईमानी नहीं है भाई। यहाँ के समाज लोगों को अपने कहना चाहिए। मैं अपना एक संदेश समाज को यही देना चाहूंगा कि आप अगर मानव का तन पाए हैं, समाज में कुछ बेहतर करने का सोचिए। जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में बहने से पहले उन हवाओं की दिशाओं से होने वाले नुकसान को समझिए, तब अपना निर्णय लीजिए। इस स्थिति में जिस दिन आप आ जाएंगे, आप एक अपने आप में खुद नेतृत्वकर्ता बन के निकल के आएंगे। आपको किसी के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास, इसमें देश का विकास है, समाज का विकास है और परिवार का विकास है। और जितनी चरण बंदगी आप लोग दूसरों का करते हैं, अगर उसका चंद चरण बंदगी, सेवा भाव अपने माता पिता का करें तो शायद आपका जीवन पाना धन्य हो जाएगा। चलिए, युवाओं के लिए मेरी खास अपील है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।